नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक, जंतु विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस सेशन में। जिससे पहले हमने जलीय कृषि के बारे में विस्तार से बताया था, क्या एक्वाकल्चर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर होता है और क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या इनोवेशन होता है और कैसे हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। आज उसी विषय के अंतर्गत एक हमारा जो सब टाइटल है और जो टॉपिक है वह है जलीय कृषि में हम कैसे विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजातियों का चयन करते हैं, कैसे हम स्पेसीज़ का सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर करने के लिए, हमें पूरा करने के लिए हमें स्पेसीज़ का सिलेक्शन करना ये सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। और जलीय कृषि में अगर हम स्पेसीज़ सिलेक्शन में अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो उत्पादन की जो सफल उत्पादन की, जो मछलियों के उत्पादन की जो क्षमता होगी वो नहीं हो पाएगी और उतना लाभदायक हमें नहीं मिल पाएगा। और हमारा जो एक्वाकल्चर का पूरा सिस्टम है वो पूरा उतना टिकाऊ नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही उसमें एक परेशानी और सबसे महत्वपूर्ण आएगी कि अगर हमने मछलियों के सिलेक्शन के लिए इस बारे में हमने विस्तार से नहीं सोचा या इस बात को हमने नहीं समझा, तो हमें प्रोडक्शंस के साथ साथ हमें इस प्रकार की जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो नहीं मिल पाएंगी कि जिनमें अच्छी ग्रोथ आती है या जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जलीय कृषि के अंतर्गत जाननी होंगी कि किस प्रकार की हमें मछलियों का सिलेक्शन करना है, तो स्पेसीज सिलेक्शन कैसे करना है। तो जलीय कृषि का हमने पहले भी इसमें परिचय दिया है कि किसे जलीय कृषि कहते हैं। एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम पूरे जल में जीवों का जो पालन किया जाता है, और चाहे उसमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियां हों या प्रॉन कल्चर का हो, झींगा मछली, या पर्ल कल्चर का हो, या फिर अन्य इसका जो एक्वाटिक जो एनिमल हैं उनकी जो उत्पादकता होती है उसको बढ़ाने का एक जो माध्यम होता है वो एक पूरा एक्वाटिक सिस्टम कहलाता है और एक पूरा जलीय कृषि की प्रणाली कहलाती है। और इसके अंदर हम जो बातें सीखेंगे वो है फ्रेश वाटर कैसा है, मीठा जल जिसको आप कहते हैं, और ब्रैकिश वाटर कैसा है जिसको खारा जल कहते हैं, समुद्री जल का है, मैरीन वाटर का है। तो कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं वाटर के, और कौन कौन सी हम उसमें मछलियों की जो स्पेसीज हैं उनको हम उसमें पाल सकते हैं, उनका कल्चर कर सकते हैं। और इनके साथ ही साथ जो है उनमें किस प्रकार की मछलियों की जो प्रजातियां हैं उनको लाई जा सकती हैं, उनका पालन पोषण किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि तापमान और ऑक्सीजन, इससे पहले हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि वाटर की जो एनालिसिस वगैरह होती है उसका क्या रोल होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं वो भी हमने इसमें पढ़ा था। तो उसी प्रकार से हम स्पेसीज सिलेक्शन में भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जो स्थानीय जो पर्यावरण है और जो जलवायु की जो अनुकूलता है वो कैसी होनी चाहिए। हमें जिस स्थान पर अपना जलाशय का निर्माण करना है, जिस स्थान पर हमें तालाब का निर्माण करना है, जिस स्थान पर हमें पॉन्ड एक्वाकल्चर का पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करना है, तो उस जगह पर जो है कैसा पर्यावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट है वहाँ का कैसा होना चाहिए, जलवायु वहाँ की कैसी होनी चाहिए और कैसा एडेप्टेशन वहाँ का होना चाहिए। जैसे कि हमने इस स्लाइड में जिक्र किया है पीएच के बारे में, कितना पीएच होना चाहिए। हमने इससे पहले वाली टॉपिक में इस बात का जिक्र किया था कि टेम्परेचर का क्या रोल है, पीएच का क्या रोल होता है। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे जो मछली का जो उत्पादन होता है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि अगर तापमान ज़्यादा हो जाए या तापमान कम हो जाए, या फिर पीएच जो हमारी रेंज होती है लगभग 6.5 to 8.5 जो होती है, एक सामान्य जो पीएच होता है वो इतना होना चाहिए जो एक अनुकूल पीएच कहलाता है। तो उस स्थान का भी जो पर जहाँ पर हम जलाशय का निर्माण कर रहे हैं तो उसका जो पीएच है वो 6.5 to 8.5 के अनुकूल रहना चाहिए। और तापमान जो है वो प्रजाति है, अलग अलग मछली की जो प्रजातियां होती हैं उन पर निर्भर करता है। तो प्रजाति विशेष पर वो निर्भर करेगा कि कैसा वहाँ का टेम्परेचर है। और ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन की बात करी थी पिछले अध्याय में, लवणता की बात करी थी सॉल्ट का, उसका क्या महत्व है। और प्रजातियाँ उस क्षेत्र की जलवायु, तापमान, पीएच और ऑक्सीजन स्तर के अनुसार जो है उसी के अनुसार चुननी भी जानी चाहिए। और ये हमारी
सबसे पहली शर्त भी होती है कि हमें अगर स्पेसीज़ का सिलेक्शन करना है तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जिस जगह पर कल्चर करना है, जहाँ पर हमें जलाशय का निर्माण करना होता है, उस स्थान पर जो है किस रेंज से पीएच होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वहाँ का जलवायु का बाकी इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में है तो ट्राउट वगैरह, और मैदानी क्षेत्रों में कार्प वगैरह, इनका पालन। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और देखभाल की आवश्यकता। तो मछली की जो प्रजाति का हम चयन करते हैं कि ऐसी मछली का हमें चयन करना है कि जो कम से कम बीमार पड़े, ऐसी प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा और जिनको आसानी से हम देखभाल कर सकें। और इसके साथ साथ अगर इम्यून सिस्टम अगर ठीक है मछली का, ऐसे स्पेसीज़ का हमें सिलेक्शन करना है कि जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सही रहे, जो बीमार कम पड़े, जिनमें थोड़ा रोग प्रतिरोधक जो उनकी क्षमता है वो अच्छी हो। तो इससे क्या होगा कि हमको उसमें बहुत कम देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज उनमें उतनी ग्रोथ नहीं आ पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए तिलापिया है और रोहू है, महासीर है, तो ये इनकी जो इम्यूनिटी है वो भी ठीक होती है और साथ ही साथ जो है रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है, जिससे हम इनको अपने कल्चर में ला सकते हैं। ऐसी मछली की प्रजाति को हम ला सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट बात जो है स्पेसीज सिलेक्शन के लिए, जो हम बीज का सिलेक्शन करते हैं तो उसकी उपलब्धता कैसी है, कितनी उपलब्धता उसकी हो पा रही है और कितनी दूर उसकी उपलब्धता हो पा रही है, हम उसको आसानी से स्टॉक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम आसानी से उसको ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए जिनके जो बीज हैं, जिनका जो सीड है या जिसको ब्रूड स्टॉक कहा जाता है, वो आसानी से उपलब्ध हो। और कृत्रिम प्रजनन जिनका जो यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन होता है, वो ब्रीडिंग जो होती है आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है वो संभव हो सके। तो उससे क्या होगा कि अगर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग उनकी हो रही है और ब्रूड स्टॉक आसानी से हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमें ये चीज़ें अगर आसानी से मिलेंगी तो हम अपना कल्चर जो है बहुत सूटेबल तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमें बीज की उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो हमें उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारा उतना समय, उतनी लागत, उनका जो आना ले जाना, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ेगा। और ये सब चीज़ें बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो एक बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा। जैसे एक उदाहरण रेनबो ट्राउट का है, जिसको ओंकोरिंकस माइकिस भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की मछलियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं कल्चर के लिए, और थोड़ा बीज भी उपलब्ध हो जाता है, उपलब्धता थोड़ा ब्रूड स्टॉक की आसानी से मिल जाती है। इसके बाद जो है हमने स्पेसीज सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे, उसमें पॉलीकल्चर के लिए उपयुक्तता भी होनी चाहिए। हमें ऐसे स्पेसीज का सिलेक्शन करना है जिसमें पॉलीकल्चर की उपयुक्तता अच्छी हो। कई प्रजातियों में ऐसा होता है कि एक साथ पालने का कल्चर हो जाता है, तो एक साथ पालने से क्या होता है कि एक पॉलीकल्चर डेवलप होता है हमारा। जैसे हमने इंडियन मेजर कार्प को हम देखते हैं, तो इंडियन मेजर कार्प में जैसे लेबियो रोहिता का है, कतला का है, सेरेनस मृगल का है, तो ये 3 स्पेसीज हैं हमारे IMC के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इनका चयन करना सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि ये तीनों जो है एक साथ जो है कल्चर हो जाता है, इसी को हम पॉलीकल्चर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्पेसीज सिलेक्शन के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मछलियों की ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन हमें करना है जो पॉलीकल्चर के लिए उपयुक्त हों। तो उससे क्या होगा कि हमें लागत कम रहेगी और हमारा जो मुनाफा है वो ठीक ठाक रहेगा, वो अधिक रहेगा मुनाफा। तो मुनाफा अधिक चाहिए हमें, यही एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर भी कहलाता है। तो इस तरीके से हम एक पॉलीकल्चर को भी ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक जलीय जो कृषि है उसमें जो प्रजाति का चयन है उसका हमने एक छोटा सा एक चार्ट बना रखा है। तो कितने प्रकार का, जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में जिक्र किया था कि फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, मेरीन वाटर है। तो ये पानी के प्रकार हैं। जैसे मीठा जल है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, तो उदाहरणतः जैसे तालाबों में है, नदी में है और झीलों में है,
इन जगहों पर ये चीज़ें मिलती है। और इनकी जो जो सबसे उपयुक्त प्रजातियाँ इनके लिए हैं, जैसे रोहू की स्पीसीज है, लेबियो रोहिता की है, कटला की है, सिरेनस मृगल की है, तिलापिया की है और पंगेसियस की है। तो पंगेसियस की जो प्रजाति है वो भी बहुत अच्छी होती है फ्रेश वाटर के लिए, कल्चर के लिए। अब इनमें जो विशेषताएं होती हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ होता है, और FCR जो होता है, जो फीड कन्वर्जन रेशियो होता है, वो भी कम होता है। तो कम अगर FCR होगा तो उसके मांस में ज़्यादा वृद्धि का तात्पर्य यह है कि अगर FCR कम है तो FCR कम के माने उसके मांस में ज़्यादा वृद्धि होना, यानी कि उसमें ग्रोथ होना, और घरेलू बाज़ार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो अगर हमें एक्वाकल्चर फिश का करना है, अगर हमें पॉन्ड डेवलप करना है, जलाशय का निर्माण हमने कर दिया, हम अपने स्वरोजगार हेतु भी अगर कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें किस प्रकार की मछलियों का चयन करना चाहिए। जिस तरीके से हमने जो पिछले एक लेक्चर में इस बात को डिस्कस भी किया था कि हमें किस तरीके से जो लेआउट हम बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, जलाशय का हम निर्माण करते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है उपयुक्त एक स्थान का चयन करना पड़ता है, और पानी की व्यवस्था वहाँ पर देखनी पड़ती है, आउटलेट इनलेट की व्यवस्था कैसी है, उस जगह की व्यवस्था देखनी पड़ती है, वहाँ पर गर्मी कितनी है, जाड़ा कितना, ठंडा कितना होता है, कैसा उपयुक्त स्थान है, नहीं है, मिट्टी वहाँ की कैसी है, सॉइल टेस्ट वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि मछली की प्रजाति को चयन करना, अच्छी प्रजाति का चयन करना भी दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमें कैसी प्रजातियां होनी चाहिए जिसमें लागत थोड़ा कम आए, मुनाफा ज़्यादा हमें मिले। तो घरेलू बाज़ार के लिए भी हमारे उपयुक्त हो। अगर बाज़ार में उसकी अगर प्राइस नहीं होगी, बाज़ार में अगर प्राइस कम हो जाएगी, तो हमें उससे जो है उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो उसका जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो भी हमारा बने रहना चाहिए साथ ही साथ। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर में, जैसे ब्रैकिश वाटर जो है एस्चुरीज में और डेल्टा क्षेत्र में, तो जितना भी डेल्टा क्षेत्र में जो पानी मिलता है वो हमारा ब्रैकिश वाटर का होता है। और इसमें कुछ जो स्पीसीज होती हैं, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे प्रॉन की स्पीसीज है, सीबास की स्पीसीज है, मड क्रैब की स्पीसीज है, ये सारी चीज़ें यहाँ कल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रैकिश वाटर की स्पीसीज है जहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी, इनका FCR भी कम रहेगा, और मार्केट रेट में भी इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा मिलेगी हमें। तो निर्यात योग्य भी रहेंगी और ग्रोथ भी रहेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलीकल्चर भी रहेगा, यानी कि जो बहुपरतीय जो हम पालन अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पर दिया इंडियन मेजर कार्प का दिया था, तो इंडियन मेजर कार्प में भी क्या है, एक पॉलीकल्चर की प्रोबेबिलिटी और संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो जिससे हमें क्या होता है कि कम समय, अधिक कम लागत और अधिक मुनाफा, ये एक हमारा ध्येय भी होना चाहिए साथ ही साथ में। तो बहुपरतीय जो पालन है वो भी संभव होता है ब्रैकिश वाटर में, इन स्पीसीजों का जो मैंने अभी जिक्र किया था, वानामी का जिक्र किया था, प्रॉन का जिक्र किया था, सीबास का किया था, मड क्रैब का जो जिक्र किया था, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। और साथ ही साथ इनका जो डेवलपमेंट है, जो इनकी ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ भी इनकी तेज़ होती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात हो गई वो होगी मैरीन वाटर की। मैरीन वाटर में जो समुद्री जल का होता है, तो मैरीन वाटर में जो है वो समुद्र का है, जैसे तटीय क्षेत्र में जो पानी होता है वो सारा मैरीन वाटर के अंतर्गत कहलाता है। इनकी जो सबसे उपयुक्त जो प्रजातियां हैं, जैसे सीप का है, मसल्स का है, लॉबस्टर का है, और जो ओसेनिक जो टूना होता है उसकी जो स्पीसीज होती है, ये सारी जो है मैरीन वाटर के लिए बहुत ही होती हैं, क्योंकि इनकी खासकर जो विशेषताएं हैं वो ये होती है कि इनका जो मूल्य है बहुत हाई प्राइस होता है, उच्च मूल्य वाली होती हैं, और समुद्री कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे उपयुक्त होती हैं। और अगर हमें उच्च मूल्य मिल गया है तो हमारा जो एक्वाकल्चर है बहुत सस्टेनेबल फॉर्मेट में देखा जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ जल के कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार के पानी की होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं, और कौन कौन से जगहों पर वो पानी मिल पाता है, और कौन कौन सी मछलियों की जो प्रजातियां हैं उनके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, और कैसा उनका प्राइस होता है, कैसा निर्यात होता है, FCR का क्या
उसमें रेशियो होता है, और कृषि के लिए उपयुक्त तो कौन सी ज़्यादा होती हैं, मार्केट रेट किसका ज़्यादा है, पॉलीकल्चर किस में ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें एक छोटे से एक चार्ट के ज़रिए हमने सीखा। अब जो प्रजाति चयन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी हमें इसमें जानने होंगे। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें तो जैसे जल का प्रकार है, मीठा या खारा है, समुद्री, या बाज़ार की मांग है, या वृद्धि की दर है, पर्यावरण की अनुकूलता है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे वृद्धि दर है तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है स्पेसीज सेलेक्शन के लिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी मछली में तो हम उसका कल्चरेबल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल नहीं स्टेज पर नहीं जा पाएंगे, बहुत ज़्यादा वृद्धि उसमें नहीं हो पाएगी। अगर हमने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में अगर हमने मछली की प्रजातियाँ रख दी, अगर 6 महीने हो गए, 8 महीने, साल भर हो गए, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ पाएगी तो ये चीज़ भी प्रभावित करेगी कि हमारी इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही मछली में। पर्यावरण की अनुकूलता, जैसा कि हमने पिछले उसमें जिक्र किया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है जितने भी, चाहे उसमें हमारे वाटर के एनालिसिस के हमने जो बातें बताई, पीएच की बात बताई, CO2 की बात बताई, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या स्तर होना चाहिए, NO2 का क्या स्तर होना चाहिए, NO3 का स्तर क्या होना चाहिए, अमोनिया का क्या स्तर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले अध्याय में भी पर्यावरणीय जो प्रभाव हैं उसमें भी हमने विस्तार से इस बात को पढ़ा था। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाज़ार की मांग, मैंने इससे पहले भी अभी जिक्र किया था, तो बाज़ार की मांग बहुत ज़रूरी है कि हमारी फिश में ग्रोथ भी हो गई और बाकी पर्यावरणीय ठीक है, अनुकूलता भी ठीक है, लेकिन मार्केट रेट उसका या उस स्पेसीज का अगर नहीं है तो फिर उससे भी हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाज़ार की मांग का भी ध्यान रखना है। तो मार्केट प्राइस क्या है वो भी इम्पोर्टेंट करता है। जल का प्रकार तो है ही है कि हमने किस प्रकार के जल में, मीठे में रखा है, खारे में रखा है, समुद्री में रखा है, या फिर हमारा कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसा जल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मछली की चयन को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जैसा अभी हमने जिक्र किया, मीठा जल जो झीलें, तालाबों और नदियों में है, जैसे खारा जल है तो खाड़ी क्षेत्र में, एस्टुअरीज रीजन में जो होता है, और महासागर और तटीय क्षेत्र में जितना भी होता है वो समुद्री जल देखने को मिलता है। अब जो हम बात करेंगे वो जलवायु और पर्यावरणीय अनुकूलता, जिसमें हमने पहले जो जिक्र किया था टेम्परेचर का और पीएच का, उसकी सॉल्ट की क्या स्टेज है, ये जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो प्रभाव पड़ता है वो उसकी ग्रोथ पर पड़ेगा। सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो मछली की ग्रोथ पर पड़ता है, और उसकी जो जीवित रहने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उस पर पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर पीएच को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमने सॉल्ट स्टेज को, लवणता की परिस्थिति को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उतना ही जो जीवित रहने की जो क्षमता है वो नहीं हो पाएगी। यदि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो जाएगी, तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। वैसे पीएच का, अगर पीएच का लेवल अगर 6.5 to 8.5 के बीच में नहीं है, या एसिडिक है, बहुत बेसिक नेचर का हो गया, तो मोर्टेलिटी की संभावना बढ़ेगी। उसी प्रकार से लवणता के बारे में भी हमने पिछले इन्वायरमेंटल फैक्टर में बात की थी। अगर इसकी भी अगर ज़्यादा अधिकता हो गई या फिर बैलेंस नहीं है तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कारक है, जिनका हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरणीय अनुकूलता और जलवायु, इनका बहुत बड़ा जो रोल है वो ग्रोथ पर होता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें अपनी बैलेंस हैं तो मछली में ग्रोथ होनी ही है, और उसमें जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा हमारा मुनाफा रहेगा। जितनी उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगी उतना हमारा मुनाफा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिश में जो ग्रोथ वगैरह है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हम जिक्र करेंगे वो कितनी मीठे जल की हमारी जो प्रजातियां थी वो हमने जिक्र किया था फ्रेश वाटर में, जैसे लेवियो रोहिता की स्पेसीज है रोहू की, और कतला की जो स्पेसीज है, सिरेनस मृगल की जैसे है, और इसके अतिरिक्त जो जितने भी कार्प की स्पेसीज है, कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प की स्पेसीज है, और बाकी ट्राउट वगैरह की जो स्पेसीज हैं। इसके अतिरिक्त जो मैक्रोब्रेकियम लेमेराई की जो स्पेसीज है, जिसको झींगा मछली कहा जाता है, और साथ ही साथ जो पंगैसियस की जो स्पेसीज होती है। तो ये जो है
ये मीठे जल की प्रजातियाँ हैं। तो ये अगर उस जल में हैं, ये बहुत अच्छी कल्चरेबल फिशेज हैं, जैसे रोहू, कतला, मृगल। हमने इंडियन मेजर कार्प के बारे में भी जिक्र किया था। तो इंडियन मेजर कार्प की जो स्पेसीज है बहुत अच्छी हैं, ये पॉलीकल्चर में कहलाती है। सारे कल्चरेबल स्पेसीज हैं, जो मतलब बहुपरती, जिसको हमने अभी नाम दिया था कल्चर का। तो वहाँ पर क्या करता है कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और साथ ही साथ जो है ये मीठे जल में जो है बहुत अच्छा कल्चर भी डेवलप इनमें होता है। साथ ही साथ इनका जो FCR होता है वो भी कम होता है। अभी हमने जिक्र किया था FCR का, अगर FCR कम होगा उसका, तो उससे क्या होगा कि मांस में वृद्धि होगी, यानी कि जो मछली है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी, और इनका मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा है। मार्केट रेट अगर अच्छा है तो वो भी हमें मुनाफा ही देगा। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनमें ग्रोथ कैसी है, उनके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर वाले हैं, कैसा pH टेम्परेचर और मेंटेन कर पाते हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई वो हो गई कि ये किस तरीके से जो है इसमें इनको हम मार्केट में ले जा रहे हैं, उनका प्राइस वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ग्रोथ, मार्केट रेट और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम एक फिश के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जो दूसरी बात आ गई वो आ गई खारे जल की प्रजातियों की। खारे जल की जो प्रजातियाँ हैं उसमें तिलापिया की स्पीशीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। वानामी झींगा की जो प्रॉन की जो कल्चर होता है, बर्मुडी सीबास की जो स्पीशीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसके अतिरिक्त तो जो क्रैब कल्चर होता है, पूरा मड क्रैब कल्चर जिसको बोला जाता है, कीचड़ झींगा पालन जो होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ होती है, क्योंकि इनका जो मार्केट प्राइस होता है वो हमने अभी पिछले स्लाइड में जिक्र किया कि सबसे उच्च मूल्य में जाती हैं। और मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो इनमें जो है हमें मुनाफा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट भी अच्छा होगा। तो ग्रोथ और मार्केट प्राइस दोनों अगर ज़्यादा होंगी तो जिससे हम जो है पूरी अपना जो एक्वाकल्चर है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। विकास की दर, इसके बाद हम जो जिक्र कर रहे हैं विकास की दर है। विकास की दर में हमने जो बातचीत अभी तक चल रही है वो ग्रोथ रेट की चल रही थी, क्योंकि ऐसी प्रजातियां हमारे पास होनी चाहिए कि जिनमें अधिक लाभकारी प्रोटीन हो, और उसका जो रूपांतरण दक्षता है, जो फीड कन्वर्जन रेशियो है प्रोटीन फीड वगैरह का, वो कम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर जितना FCR का रेशियो कम होगा, रूपांतरण दक्षता उसकी जो है, तो उससे का तात्पर्य है कि उसमें जो मांस की जो डेवलप होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें स्ट्रक्चर बढ़ेगा, फिश का साइज भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा। तो लेंथ वेट बढ़ेगी तो ग्रोथ, इसका मतलब बहुत अच्छी हो रही है। और साथ ही साथ हमने जो पैरामीटर्स मार्केट का रखा है वो भी उसमें अच्छा रखा है, तो वो हमारा बहुत सस्टेन करेगा उसको। तो और ऐसी प्रजातियाँ चुनी जाती हैं जो कम समय में जो है अधिक वजन और आकार को भी प्राप्त करती हैं। तो एक्वाकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रजाति का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो प्रजाति के सिलेक्शन में कम समय में अधिक वजन का गेन करना, क्योंकि 4 से 6 महीने का एक जो नॉर्मल टाइम होता है उसमें हमें ग्रोथ मिल जानी चाहिए। और अगर ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो तिलापिया की स्पीशीज हमने देखी, श्रिम्प में जो प्रॉन में मैंने अभी जिक्र किया था, वानामी श्रिम्प का, पंगेसियस की जो स्पीशीज थी उसका हमने जिक्र किया था। तो FCR का जो सबसे महत्व है वो ये है कि जो कन्वर्जन रेशियो होता है, जैसे प्रोटीन फीड कन्वर्जन रेशियो में हमने बात करी, तो FCR का मतलब है कि जो दिए गए जो भी हम फीड उसको दे रहे हैं, एनिमल्स को, जो भी हम फिश को फीड दे रहे हैं, उस तो दिए गए जो चारे का वजन है डिवाइडेड बाय जो हमें उसका प्राप्त जो वजन मिला, जितने का वो हुआ है। तो FCR का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुशल होना, जिसमें उसकी ग्रोथ रेट अच्छी मिल जाए, जिसमें उसमें हमें कम समय में ज़्यादा अधिक वेट उसका मिले, लेंथ उसकी मिले, विड्थ उसकी मिलेगी, तो ग्रोथ रेट उसका ज़्यादा होगा। जैसे तिलापिया में हमने उदाहरण के तौर पर देखा है 1.5 का, पंगेसियस की स्पीशीज में देखा 1.7 का। तो ये एक बेहतर उदाहरण भी हैं और बहुत अच्छी कल्चरेबल फिश की प्रजातियाँ भी हैं। तो कम चारे में ज़्यादा मांस बनाने वाली जो प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादा फायदेमंद भी होती हैं, क्योंकि हमें उतना ही ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो FCR जितना कम उतना अच्छा होगा। जिसका FCR लगभग 1.2 है, जैसे वनामी का स्पीशीज हमने श्रिम्प की पढ़ी तो उसका 1.2 है, तो उसका FCR कम है। तो FCR अगर कम होएगा तो ग्रोथ हमें ज़्यादा होगा उसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाजार की मांग।
क्या डिमांड मार्केट की रहती है, जो कस्टमर कैसी स्पेसीज़ को चाह रहा है, कैसी स्पेसीज़ को खाना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। उस जगह का कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी फ़िश की वहाँ पर फीडिंग की जाती है, कैसे लोग वहाँ पर पसंद करते हैं, कौन सी प्रजातियों को ज़्यादा खाते हैं। कई बार जैसे रोहू की डिमांड ज़्यादा होती है, कई बार कतला की डिमांड ज़्यादा होती है, कहीं पर सिरेनस मृगल की ज़्यादा, कहीं ग्रास कार्प की ज़्यादा, कहीं कॉमन कार्प को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो पसंद उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है। तो बाज़ार की मांग की पहली शर्त उपभोक्ता की पसंद, और दूसरी चीज़ है कीमत और निर्यात की क्षमता, कि उसकी कॉस्ट हमें कितनी मिल रही है और हमने उसमें जो लागत लगा रखी है वो कितनी लगा रखी है, हमारी कितनी लागत लगी है और हमें कीमत उसकी कितनी मिल रही है। और तीसरी चीज़ है स्थानीय बनाम वैश्विक मांग। पूरे ग्लोबलाइजेशन डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो उस लोकल प्लेस की क्या डिमांड हमारे वहाँ पर आ रही है। तो ऐसी प्रजातियाँ जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं, जिनको लोग थोड़ा पसंद करते हैं, तो जो लोगों के बीच में जिनको मालूम होता है कि ये स्पेसीज या इसका हमें जो है फिश खानी है, तो ऐसी लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं जिनकी अच्छी कीमत भी होती है, तो अच्छी कीमत पर बिकती भी हैं। तो बाज़ार में अगर लोकप्रियकरण होगा तो उसकी कीमत भी हमें ज़्यादा मिलेगी, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो इन मांगों को हमें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। ये बाज़ार की मांग की दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें कैसी प्रजाति का सिलेक्शन करना है अपने कल्चर के लिए, अपने जलाशय के लिए, ताकि हम कम समय में जो है वो अच्छा उसमें मुनाफा ले सकें। अगर हमने मुनाफा नहीं मिला और हमने समय ज़्यादा दे दिया, मछली की ग्रोथ नहीं मिली, साल 1.5 साल 2 साल तक अगर हमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो हमारी जो बाज़ार की मांग है वो नहीं मिल पाएगी हमें, उससे हमें वो कीमत भी नहीं मिल पाएगी। तो हमारे उपभोक्ताओं के बीच में उसका लोकप्रियकरण वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही, हम उतना ले नहीं जा पाएंगे मार्केट। तो ज़्यादा जितनी होगी लोकप्रियकरण उतनी अच्छी कीमत हमें मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए निर्यात भी है, तो प्रॉन का है, उसका बहुत कम होता है। तो उपयोगिता और रोग प्रतिरोध एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस पर जिक्र करेंगे कि उसकी क्या उपयोगिता है, कैसी होनी चाहिए और कैसा रोग प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि इम्यून सिस्टम उसका कैसा होना चाहिए। ये चीज़ें हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि कैसा इम्यून सिस्टम होना चाहिए, ग्रोथ रेट कैसा होना चाहिए, मार्केट रेट कैसा होना चाहिए, कितना यूज उसको कैसा यूज। जैसे बहु उपयोगिता वाली कुछ प्रजातियाँ होती हैं, खाद्य वाली भी होती हैं, सजावटी वाली भी होती हैं, उनका बहुत सारा यूज़ होता है। तो मछली का कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनका मल्टीपर्पज़ के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आखेट के लिए करना है, सजावट के लिए करना है, खाद्य सामग्री के रूप में यूज़ करना है। तो मल्टीपर्पज़ जितना होगा उसका उतना मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा। और रोग प्रतिरोधक तो है ही, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो हमें उसका पालन करने में उतनी ही आसानी होगी, उतनी ही सरलता होगी और उतना हमें जो है कम समय उसमें लगाना पड़ेगा, अगर अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रजातियां हमने कल्चर कर रखी हैं तालाब में। तो उतना हम बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ या फंगल डिजीज़ जितना भी उसमें हो रहा है तो उससे हम थोड़ा बचेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत अपनी जगह पर रोग लगता है मछली को, लेकिन उस मुकाबले में उसकी तुलना में थोड़ा सा कम रहेगा, कम बीमार पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें ग्रोथ अच्छा मिलेगा और मार्केट प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तकनीकी पालन जो चीज़ें हमने बताई कि पिछले उसमें सत्र में जो हमारा चल रहा था, हमने कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई थी जिसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बताया था कि कैसे किया जाता है। और जितनी हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा ईजिली कल्चर कर सकते हैं, आसानी से उपलब्ध मिलेगा बीज भी, और पालन हेतु भी जो फिश कल्चर है उसके लिए सरल तकनीक भी लगेगी और लागत भी कम लगेगी। कम लागत लगेगी तो उसका जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई प्रोडक्शन हो जाएगा, लागत भी कम लगेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ये एक लेबियो रोहिता की स्पीसीज है जो सबसे लोकप्रिय और मीठे जल की जो मछली है, जिसमें हमने इंडियन मेजर कार्प का भी जिक्र किया। उसके साथ ही साथ जो है लेबियो रोहिता की जो स्पीसीज है, चाहे लेबियो रोहिता की है, लेबियो बाटा की है और लेबियो गोनियस की है, कई सारी जो स्पीसीज होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ होता है और इनका जो फूड होता है वो बहुत डिलीशियस होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, डिलीशियस होना, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होना, ईजिली से अवेलेबल हो जाना, और
बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुस्तरीय, मतलब कि मल्टी कल्चर यानी पॉलीकल्चर जिसको हम कह सकते हैं, तो पॉलीकल्चर पालन के लिए सबसे उपयुक्त होना। अगर पॉलीकल्चर के लिए उपयुक्त होगी तो हमारी कम समय कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा, अधिक से अधिक मछली और अच्छा कल्चर, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जिसको हम कहते हैं, वो एक पॉलीकल्चर का इसमें लक्षण होता है। ये इसलिए लेवियो रोहिता जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त मछली होती है। इसके बाद आता है कतला की स्पीसीज। साइंटिफिक नेम इसका कतला होता है। इसका सिर ऊपरी भाग में बहुत तेज़ वृद्धि करता है, थोड़ा सा बड़े आकार का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो आर्टिफिशियल फीड है उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये जो है प्लैंकटन्स वगैरह जितने भी होते हैं, चाहे वो जू प्लैंकटन्स होते हैं, चाहे वो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं, तो ये इन पर निर्भर करती है। तो इससे क्या होगा कि अगर जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन है तो इससे हमें जो आर्टिफिशियल फीड कराने की जो आवश्यकता पड़ी थी वो कम पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल फीड होगा ये नेचुरल फीड पर निर्भर करती है। नेचुरल फीडिंग वाली जो स्पेसीज होंगी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने ग्रोथ के पार्ट को ध्यान दिया, मार्केट प्राइस को ध्यान दिया, लेकिन फीडिंग वाला पार्ट भी हमने कहा कि FCR है, अगर FCR कम होगा तो मछली का गेन उतना वेट जो है ज़्यादा गेन करेगा। और किस तरीके की फीडिंग हैबिटेट्स वाली हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें जो प्लावक वाली होती हैं, जो प्लांट जो प्लैंकटन्स को जो फीड करते हैं, चाहे जू प्लैंकटन्स को चाहे फाइटोप्लैंकटन्स को, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं हमारी जलाशयों में जो है वो नेचुरल रूप से होती हैं। अगर नहीं भी होती हैं तो हम इनको जो है किसी तरीके से, जैसे बैम्बो है उसमें आर्टिफिशियली नेचुरली बहुत अच्छी जो है उसमें ग्रोथ आती है, जैसे एल्गी वगैरह की, प्लैंकटन्स वगैरह की और फाइटोप्लैंकटन्स की। और जैसे प्लास्टिक सीड्स वगैरह होती हैं, प्लास्टिक सीड्स में क्या होती हैं, कुछ जैसे हम पॉन्ड्स वगैरह में रखते हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में जो है प्लैंकटन्स ग्रोथ करते हैं। तो स्क्रैबिंग माउथ जो होता है फिश का, उसकी सहायता से जो है प्लैंकटन्स को फीड कर लेती हैं। तो कार्प संस्कृति जो होती है, जो हमारी कार्प कल्चर है, तो कार्प कल्चर का भी जो भाग है ये कतला उसमें भी आ जाता है। इसके अलावा तिलापिया की जो स्पेसीज होती है जिसको ओरियोक्रोमिस स्पेसीज कहते हैं, तो ये जो है 2 in 1 है, ये खारे में भी और मीठे जल में भी, ये दोनों में इसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि ये दोनों में इसको हम कल्चर कर सकते हैं, दोनों में इसका पालन हो सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ तिलापिया की होती है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, इसमें काफ़ी जो बॉडी का वेट है बहुत जल्दी गेन होता है इसका, और इसकी लेंथ भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो तिलापिया की स्पेसीज जो है दूसरी महत्वपूर्ण स्पेसीज है जो हम यहाँ पर कल्चर कर सकते हैं। और निर्यात के लिए तो सबसे उपयुक्त तिलापिया है ही है, इसके साथ साथ मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा है। ये तिलापिया की स्पेसीज है। पंगास की स्पेसीज है, पंगेसियस की जो स्पेसीज है जिसको हम पंगास भी कहते हैं, पंगेसियस भी कह सकते हैं, प्यासी मछली के नाम से भी इसको जाना जाता है, सफ़ेद मांस जिसमें होता है। तो ये एक हमारे गहन पालन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम कल्चर करना चाहते हैं तो पंगास जो है सबसे अच्छी मछली होती है, जिसका FCR जो होता है कम होता है। FCR कम के माने कि उसमें मांस की मात्रा ज़्यादा होना, ग्रोथ उसमें अच्छा होना, वेट ज़्यादा गेन करना, और स्वाद में नरम और मांस में सफ़ेद। तो ये है पंगास के लक्षण। तो पंगास मछली सबसे उपयुक्त मछली है जो हम यहाँ पर कल्चर करना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्पेसीज है जिसका हम सिलेक्शन कर सकते हैं अपने एक्वाकल्चर के सिस्टम। इसके अतिरिक्त सीप का है, ओस्टर के लिए जल को साफ रखता है, बायोफिल्टर सिस्टम इसमें ऑलरेडी नेचुरल लगा रहता है, और पोषण हाई न्यूट्रिशन समुद्री और खारे जल ये दोनों में पॉसिबल इसका कल्चर होता है। मसल्स में इसमें जितना भी इन्वायरमेंटल जो क्वालिटीज हमने बताई थी, का मतलब है कि जैसे हमने वाटर क्वालिटी की पैरामीटर से इतनी सारी चीज़ें बताई, वो नेचुरली क्या करता है, पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुधारने वाला ये हम मान के चलें। तो प्रोटीन तो है ही है, प्रोटीन युक्त जो आहार का है सबसे अच्छा स्रोत इसमें है। तो ओपन जो ओशनिक सिस्टम में इसका जो कल्चर होता है, स्नेल कल्चर होता है। स्नेल कल्चर में जैसे हेलीकल्चर जिसको बोला जाता है, तो आयुर्वेदिक और जो इसका पारंपरिक है वो तो उपयोग ही है, बाकी जो छोटे किसानों और के लिए तो लाभदायक भी होता है। और इसके अतिरिक्त जो एल्गी वगैरह होती है उसमें भी कंट्रोल रहता है, और उसमें भी थोड़ा हेल्पफुल रहता है एल्गी को कंट्रोल करने में। प्रॉन कल्चर इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, जिसमें हाई डिमांड, उच्च निर्यात की मांग रहती है, और ग्रोथ बहुत तेज जिसमें होती है, वानामी झींगा जिसको बोला जाता है। ब्रैकिस वाटर जो होता है उसमें इसका पालन बहुत अच्छा होता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने कल्चर के लिए इसको जो है ला सकते हैं।
क्रैप कल्चर, क्रैप में हाई मार्केट वैल्यू, और आज की डेट में तो और भी बढ़ते जा रही है इसकी मांग तो क्रैप कल्चर की। और जो पालने की जो तकनीकी हैं वो भी इसमें नई नई टेक्निक्स विकसित की जा रही हैं। तो क्रैप कल्चर इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट। तो फाइनली हम इस लेक्चर के जरिए कहना चाह रहे हैं कि जो प्रजातियों का हम जो चयन करते हैं, जिस भी मछली की प्रजाति का हमें चयन करना है अपने जलाशय के लिए, अपने पॉन्ड्स के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने क्लोथ जो हमने एक्वाकल्चर सिस्टम हमने जो डेवलप कर रखा है, तो उसके लिए ऐसी मछली की प्रजाति का हमें चयन करना चाहिए जो स्थानीय पारिस्थितिक के अनुसार हो, जिनका आर्थिक बजट ठीक हो, तकनीकी रूप से जानकारी मिलना जिनका संभव हो, जल के संसाधन जिनके लिए ठीक ठाक बैलेंस मात्रा में चाहिए हों, और जिनकी बाज़ार की ज़रूरतें जो हैं वो ठीक ठाक रहें। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक अच्छी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। तो क्योंकि चयन और मानदंड ये प्रजातियों का जो बहुत पुनरावलोकन जिसको हम कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये एक फैक्टर है जो चयन हम स्पेसीज का करते हैं। ये हमारे कल्चर के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा या भविष्य की इसमें दिशा कैसे रहेगी, अनुकूलनशीलता जो अडेप्टेशन है वो कैसा रहेगा, कैसा नवाचार रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस पर ध्यान में रखेंगे तो हम सही तरीके से हम एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। अगर हमने सही तरीके से प्रजातियों का चयन कर लिया तो हमारी हाई मार्केट प्राइस भी उतनी ज़्यादा रहेगी और कम समय में हमारा जो है अधिक ग्रोथ हमें मिलेगी और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर भी एक डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद।